Hello students, welcome to from the basics channel. I am Arup Seth and you are watching Mechanical Properties of Fluids series जहाँ पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलरी राइज के बारे में। ठीक है, कैपिलरी राइज के बारे में। तो कैपिलरी राइज कहाँ पे होता है? बेसिकली ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर से होता है। ठीक है, कैपिलरी का एग्जाम्पल मतलब थोड़ा सा अजीब लग सकता है, नया टर्म है तुम लोगों के लिए, पर इसका एप्लीकेशन तुम लोग ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हो, जैसे कि तुम खुद भी एक्सपीरियंस किए हो चीज़ को। जैसे कि मान लो एक जगह पे कुछ लिक्विड है या कुछ कलर है, एक टिश्यू पेपर लेके अगर उसके अंदर ऐसे थोड़ा सा टच कर देते हो तो देखते हो कि वो जो ये है मतलब जो टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर उसको सोख लेते हैं ना, सोख करके एब्जॉर्ब करके उस लिक्विड को थोड़ा सा ऊपर की ओर आ जाता है ऑटोमेटिक। मतलब नॉर्मली लिक्विड को ऐसे नहीं आना चाहिए था, है ना। लिक्विड का तो ये है ना, मतलब ग्रेविटी तो नीचे काम कर रहा है, तो ऊपर से ऐसे टिश्यू को कर रहे हो फिर भी लिक्विड देखोगे कि ऊपर की ओर आ रहा है। तो क्यों आता है? वो कैपिलरी राइज की वजह से आता है। ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ जैसे जहाँ पे पोछा लगाते हैं, है ना, मान लो कि फ्लोर पे पोछा लगा रहे हैं, फ्लोर पे बहुत सारा पानी है और एक टॉवेल लेके क्या कर रहे हैं, उसको पोछा लगा रहे हैं, तो क्या होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कैसे क्यों करते हैं? इसका रीज़न है कैपिलरी राइज। ठीक है, और मतलब पेड़ का भी एक एग्जांपल देंगे हम, जैसे पेड़ पे कैसे उतना ऊंचाई तक लीव्स तक या इतना टॉप मोस्ट पोर्शन तक ट्विग्स तक कि कैसे पानी पहुंच जाता है नीचे से, है ना। वो तो अगेंस्ट ग्रेविटी है ना। तो बेसिकली कैपिलरी राइज जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ही है, मतलब डायरेक्शन जो होता है उसका कैपिलरी राइज का वो अगेंस्ट ग्रेविटी ही होता है। लेकिन कैपिलरी राइज ना हर जगह पे हर केस पे लिए नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देते हैं तो हम अगर एडहेसिव टाइप लिक्विड लेंगे, एडहेसिव टाइप कोहेसिव टाइप हम पिछले क्लास पे डिस्कस किए थे, हम लिंक दे देंगे उसका आई बटन पे। ठीक है, वहाँ से देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन पे पूरा लिस्ट मिल जाएगा, मैकेनिकल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पूरा सीरीज का लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो एडहेसिव टाइप लिक्विड जैसे कि H2O की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसका कैपिलरी राइज होता है। और एडहेसिव टाइप लिक्विड जो है ना, कैपिलरी राइज मतलब जैसे मान लो एक कंटेनर है और एक कैपिलरी ट्यूब लिए हो। कैपिलरी ट्यूब किसको बोलते हैं? एक बहुत ही पतला सा ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, अंदर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, बाहर का कितना भी मोटा हो सकता है, कोई ये नहीं उसका, उससे अंदर का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होना चाहिए? बहुत नैरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर नैरो होगा और इसको मान लो हम क्या किए हैं, और ओपन एंड दो साइड से ही ओपन है, इसको हम पानी के अंदर डाल दिए हैं, एडहेसिव है पानी, तो क्या होता है ना, ये पानी इसके थ्रू ऊपर चला जाता है, तो कुछ लेवल तक ये चला जाएगा। ठीक है, लेकिन एडहेसिव टाइप जैसे हम इसमें ड्रॉ किए हैं कि यहाँ पे पूरा ऐसे हो जाएगा इस टाइप का, ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसे फ्लैट सरफेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है, एडहेसिव टाइप ऑफ लिक्विड के लिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का शेप होता है, और कोहेसिव टाइप का लिक्विड के लिए कुछ इस टाइप का शेप होता है। उस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इस पोर्शन को लेके। ठीक है, मेनिस्कस इसको बोलते हैं, हम बनाएंगे इसके रिगार्डिंग, इसके बाद ही वीडियो अपलोड होगा वो वाला। ठीक है, और आज जो हम लेंगे तो उसमें हम मान लेते हैं कि फ्लैट ही होगा। ठीक है, कि थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ गया ये, और उसमें फ्लैट एक ऐसे लेयर बन गया, ऊपर जाके थोड़ा ऊपर जाके एक फ्लैट लेयर बन गया, बस वैसे रेस्ट में है। तो कैपिलरी ट्यूब होता क्या है? बेसिकली कैपिलरी ट्यूब इज सच ए ट्यूब विच हैज ए वेरी स्मॉल इनर रेडियस, ओके, या फिर वेरी थिन ट्यूब हैविंग वेरी स्मॉल इनर रेडियस। इनर रेडियस बहुत ही पतला सा होना चाहिए, और उसको अगर हम एडहेसिव टाइप के लिक्विड के अंदर डाल देते हैं तो वो थोड़ा राइज कर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। लेकिन मार्क्यूरी जैसा कोहेसिव के लिक्विड के अंदर अगर हम डाल देंगे इसको, मान लो इसमें क्या है, मार्क्यूरी है, तो उसमें क्या होगा ना, उसमें ऊपर जाने के वजह ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, मार्क्यूरी के लिए इस टाइप पे फॉर्म होता है, नीचे चला जाएगा। अभी तुम लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है, सर आप तो बोल रहे हैं नीचे जा रहे हैं, लेकिन हम थर्मोमीटर पे देखते हैं कि वो तो ऊपर चढ़ रहा है, तो कि ये कैसे होता है? तो देखो उसमें
फैक्ट अलग है। उसमें क्यों फैक्ट अलग है? क्योंकि उसमें ना मर्क्यूरी नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो थोड़ा कंप्रेस होके रहते हैं। अभी जैसे ही तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर उसमें जा रहा है तो बॉडी टेम्परेचर की वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, मेल्ट हो रहा है वो, ठीक है, थोड़ा। तो मेल्ट अगर हुआ, मेल्ट होने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से वो लिक्विड जो कॉलम मिला उस कॉलम के थ्रू ही ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो वो इस जैसा चीज़ नहीं है। उसमें टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर हाई हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो पाइप के थ्रू ऊपर जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें टेम्परेचर सेम ही है, जस्ट इस ट्यूब को हम डाल दिए हैं। तो नॉर्मली वाटर होता, पानी होता तो ऊपर की ओर चला जाता, लेकिन मर्क्यूरी के लिए क्या होगा, Hg के लिए क्या होगा, वो नीचे की ओर थोड़ा चला जाएगा। एंड सरफेस जो होगा, सरफेस कुछ इस टाइप पे फॉर्म होगा, मतलब कॉन्वेक्स टाइप का फॉर्म होगा, ठीक है, विद इन द कैपिलरी ट्यूब। विद इन द कैपिलरी ट्यूब इस टाइप पे फॉर्म होगा और यहाँ पे इस टाइप पे फॉर्म होगा, ठीक है, विद इन द ट्यूब। बस इसको ही कैपिलरी राइस बोलते हैं। अभी देखो कैपिलरी राइस के रिगार्डिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब डेरिवेशन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो डेरिवेशन। तो रिलेशन कभी कभी पूछ भी लेते हैं, ठीक है, तो उसको ही आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उस वाले पोर्शन को, वो जो ऊपर जाके कॉनकेव या कॉन्वेक्स होगा सेफ, उस चीज़ को हम इस क्लास पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम जस्ट क्या करेंगे, ऐसे एक ट्यूब ले रहे हैं, इस ट्यूब को डाल दिए हैं और एडहेसिव टाइप अगर लिक्विड होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर जाके ऐसे रह जाएगा, ठीक है। हम अभी के लिए मानेंगे कि ये फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट ऐसे मान लेते हैं। और ये जो हाइट है यहाँ से लिक्विड लेवल से, वो h हाइट उठ गया है, ठीक है। इसका जो रेडियस है, मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल r है। किसका रेडियस? ट्यूब का रेडियस स्मॉल r है। तो इस पोर्शन को थोड़ा जूम करके अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन है, कुछ इस टाइप का सिचुएशन है। और यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट सरफेस, मतलब इस कॉन्टेक्ट एंगल पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली लिक्विड अगर ऊपर की ओर जा रहा है, वेट उसको नीचे की ओर खींच रहा है, लिक्विड फिर भी ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, वेट नीचे की ओर, फिर भी वो ऊपर की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसका नाम तो कैपिलरी राइस हो गया, बट रीजन क्या है उसके पीछे, वो रीजन हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे पढ़ेंगे, जो कि क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन तीन लेयर के बीच में काम करता है, जैसे कि लिक्विड एयर, लिक्विड सॉलिड एंड सॉलिड एयर, ठीक है, इन तीन पे काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ किए हैं, ये एक सरफेस टेंशन है। हम ऐसे नाम नहीं दे रहे हैं, ये नॉर्मली जो कांटेक्ट होगा वो होगा, उसको छोड़ दो, मतलब लिक्विड सॉलिड हो सकता है, सॉलिड लिक्विड, लेकिन सरफेस टेंशन है। लेकिन सरफेस टेंशन का जो ये वाला डायरेक्शन है, ये गलत डायरेक्शन है। क्यों? अगर मान लो ऐसा ही होता तो इसका कंपोनेंट किस साइड पे होता, डाउनवर्ड हो जाता। लेकिन डाउनवर्ड अगर सरफेस टेंशन का कंपोनेंट हो जाए तो वो तो नीचे गिर जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से, राइट। लेकिन मान लो सरफेस टेंशन भी नीचे की ओर काम कर रहा है, वेट भी नीचे की ओर काम, तो ये राइज कैसे कर रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड ग्लास को नहीं खींच रहा है। और अगर लिक्विड मतलब वाटर अगर ग्लास को खींच भी रहा है, जैसे देखो, समझो एक पेन है, इस पेन को छोड़ेंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये अर्थ को जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ भी इसको सेम ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जितना है वो भी उतना है, लेकिन अर्थ इसके नज़दीक नहीं आ रहा है, तो इसको भी जाना होगा, इसको ही जाना होगा उसके नज़दीक। मतलब अगर लिक्विड ग्लास को कोशिश कर रहे हैं खींचने का, लिक्विड क्या कर रहे हैं, ग्लास को कोशिश कर रहे हैं इस डायरेक्शन पे खींचने का, ग्लास तो आएगा नहीं, ग्लास तो सॉलिड मटेरियल है, वो तो उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेंगे। तो होना क्या है फिर अगर एक दूसरे को, जैसे कि मान लो कोई आदमी उस साइड पे है, कोई आदमी इस साइड पे, ठीक है, एक फैट मैन है ये, और ये एक पतला सा आदमी है, ठीक है। तो ये दोनों ही खींच रहा है, ये अगर ज़्यादा खींच रहा है तो क्या होगा, ये इस साइड पे आ जाएगा, राइट। मतलब फैक्ट में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर लिक्विड सॉलिड को खींच रहा है लेकिन सॉलिड नहीं आ रहा है, तो लिक्विड को ही जाना होगा,
सिंपल सा बात है। अगर मान लो एक रस्सी एक पेड़ से नीचे आ रहा है, एक ये पेड़ है, यहाँ से एक रस्सी नीचे की ओर है, आ रहा है, यहाँ से हैंग्ड कंडीशन पे है। एक मानकी क्या कर रहे हैं, इस रस्सी को बहुत फोर्स देके खींच रहा है अपने की ओर। तो क्या होगा, वो रस्सी तो आएगा नहीं, क्योंकि वो पेड़ बहुत मोटा सा है, पेड़ तो नीचे आएगा नहीं। और मानकी बहुत ज़्यादा फोर्स बढ़ाते जा रहा है, तो क्या होगा, मानकी ही ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इस टाइप का कुछ सिचुएशन है। मतलब सरफेस टेंशन दे रहा है लिक्विड, लेकिन क्योंकि सॉलिड उसके पास नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, ऐसे सोचेंगे हम कि लिक्विड ही उसके पास जा रहा है, और हो भी रहा है ऐसा ही कि लिक्विड उसके पास जा रहा है। किस वजह से, तो इस एस का एक रिएक्शन टेंशन इस साइड पे काम करेगा, एस। तो ये वाला एंगल अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा हुआ, तो ये भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा हो जाएगा। अपर डायरेक्शन पे लग जाएगा ये एस, क्या है, एस कॉस थीटा। एस कॉस थीटा क्या है, इज द सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हम पहले दिन क्या पढ़े थे, दो फॉर्मूला था, फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड दूसरा था चेंज ऑफ एनर्जी बाय चेंज ऑफ एरिया, है ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, वो भी पढ़े थे, या फोर्स पर यूनिट लेंथ। हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ को। तो अगर ये मान लो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ है, एस कॉस थीटा वन काइंड ऑफ सरफेस टेंशन का कंपोनेंट, तो एस कॉस थीटा क्या है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अभी ये जैसा पॉइंट हम यहाँ पे लिए हैं, वो तो पूरा इस यहाँ पे होगा ना, ये जो सरकमफेरेंस पोर्शन है जहाँ तक लिक्विड पूरा उठे हैं, ये उसका एक सरकमफेरेंस मिलेगा। इसका रेडियस अगर आर है तो स्फेरिक मतलब सिलिंड्रिकल ट्यूब ये है, सिलिंड्रिकल ट्यूब का सरकमफेरेंस हो जाएगा ट्वाइस पाई आर। तो ये टोटल फोर्स होगा किस तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन पे टोटल फोर्स हुआ, किस तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन पे। और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे क्या काम कर रहे हैं, ये जो लिक्विड दिख रहा है, इस लिक्विड कॉलम का टोटल मास ही काम कर रहा है डाउनवर्ड। तो ये अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। और डाउनवर्ड क्या लग रहा है, तो इसका वॉल्यूम देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, तो मान लेते हैं डेंसिटी इसका रो है। वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी करेंगे तो मास मिल जाएगा, इंटू जी करेंगे तो वेट मिल जाएगा। तो जो वेट है वो ही डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है वो ऊपर की ओर लग रहा है, जो वेट है कॉलम का वो नीचे की ओर लग रहा है, और दोनों इक्वल हो जाएगा, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो इन इक्विलिब्रियम जब वो ये लिक्विड रेस्ट पे होंगे, तब क्या हो जाएगा, सिंपली एस कॉस थीटा इंटू ट्वाइस पाई आर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच रो जी, ठीक है। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो एस कॉस थीटा इंटू टू, तो 2s कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एच आर रो जी। यहाँ से हम लोगों को एस मिल जाएगा, एस का वैल्यू कितना आएगा, एस इक्वल्स टू एच आर रो जी डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा, एच आर रो जी डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा, ठीक है, 2 cos थीटा। कोई डाउट है किसी को, एनीवन, तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पे cos थीटा क्या जीरो हो सकता है, cos थीटा मतलब cos थीटा का टोटल वैल्यू क्या जीरो पॉसिबल है। cos थीटा अगर जीरो हो गया तो सरफेस टेंशन का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। सरफेस टेंशन इनफाइनाइट हुआ मतलब वो लिक्विड कॉलम बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन ये होता नहीं। मतलब कोई भी अगर चैनल है, एक कैपिलरी ट्यूब को हम डाल दिए हैं, तो इनफाइनाइट लेंथ तक वो जाता नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत हाइट उठता है, हो सकता है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक भी उठ जाता है ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली फैक्ट ये है कि एस मतलब कॉस थीटा का वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है। अगर कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू जीरो है, कॉस थीटा अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मतलब थीटा नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 है ना, थीटा के वैल्यू पाई बाई 2 पे ही तो कॉस थीटा जीरो होता है, तो थीटा यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं होगा। मतलब ये जो लिक्विड सरफेस हम लेते हैं एक कैपिलरी राइज या कैपिलरी डिप होने के बाद,
वो जो कैपिलरी राइज होता है उसका जो सरफेस है वो कभी फ्लैट नहीं होगा, उसका रीज़न यही है, ये एक्सप्रेशन उसको इलाबोरेट कर रहे हैं। तो अगर बोलते हैं कहीं पे कि वाइल इन कैपिलरी ट्यूब द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नॉट परफेक्टली फ्लैट, तो हम लोगों को ये बोलना होगा कि वी नो दैट इन केस ऑफ कैपिलरी राइज सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू एच आर रो जी डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। नाउ इफ cos थीटा इज जीरो, if cos theta is 0 then surface tension is infinite which is not possible, so cos theta is not equals to 0। अगर cos theta not equals to 0 है तो theta not equals to pi by 2, तो theta not equals to pi by 2 means angle of contact can never be 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री नहीं होगा इस थीटा का वैल्यू तो ये कैसे पैरेलल हो जाएगा, है ना। सो टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब इज नॉट परफेक्टली फ्लैट। क्लियर। तो इस टाइप पे एक आंसर होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे याद रखने वाला चीज़ क्या है कि एस का जो इक्वेशन हम लोगों को मिला वो याद रखना होगा। एस का इक्वेशन क्या मिला, एच आर रो जी बाई 2 cos थीटा, मतलब, और अगर हम एच निकालते हैं यहाँ से हाइट ऑफ द कैपिलरी तो वो मिल जाएगा कि 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई आर रो जी। देखो इससे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा। अगर मान लो थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा उस सिचुएशन पे, कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, राइट। कॉस थीटा नेगेटिव मतलब ये पूरा टर्म फिर नेगेटिव हो गया क्योंकि बाकी सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो एच का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। एच नेगेटिव मतलब क्या है, वो नीचे चला जाएगा। तो मार्क्यूरी के लिए इसलिए ही नीचे चला जाता है, मार्क्यूरी जो कॉलम होता है ना, मार्क्यूरी के अंदर जो हम पहले डिस्कस किए थे उसके लिए नीचे ऐसे चला जाता है, और इसका जो शेप होता है वो कुछ कॉन्वेक्स टाइप का होता है ऊपर से देखेंगे तो, ठीक है। तो वो किस लिए होता है, इसके पीछे रीज़न ये है। अभी मान लो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का जो थिकनेस है वो ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब नैरो ट्यूब ना लेके थोड़ा सा वाइड ट्यूब ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, मतलब रेडियस उसका बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ गया तो एच घट जाएगा, है ना। तो रेडियस बढ़ गया तो एच घट जाएगा, तो सिंपल है। तो इसलिए ही जितना नैरो ट्यूब लेते हैं उतना अच्छा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या, रो के ऊपर डिपेंड करते हैं, एच प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो, डेंसिटी जितना बढ़ेगा उतना हाइट कम जाएगा वो ऊपर की ओर, और ऑब्वियसली सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा होगा उतना तो हाइट बढ़ेगा ही, वो तो नॉर्मल चीज़ है। जितना सरफेस, क्योंकि सरफेस टेंशन ही तो उसको खींच रहे हैं ना, तो सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा होगा उतना तो वो बढ़ेगा ही, वो तो फैक्ट ही है, ठीक है। तो इतना मतलब ये जो आज का टॉपिक्स है इतना सारा हम लोगों को जानकारी मिला यहाँ से, और फॉर्मूला ऑब्वियसली याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जितना भी तुम लोग इस चैप्टर से देख रहे हो न्यूमेरिकल्स पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। जितना मतलब हर एक चैप्टर से 30 प्लस न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके रख दो, ठीक है। अभी से इतना प्रैक्टिस करो कि एग्जाम से पहले देखना ही ना पड़े, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हो गया, फिर उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते वक्त लग रहा है कि नहीं ये फार्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो थ्योरी देख लो उसके रिगार्डिंग, थ्योरी देख के उसका फार्मूला याद कर लो, तो थ्योरी भी हो गया थोड़ा सा। तो ऐसे करते करते जब एग्ज़ाम के बहुत पास आ जाएगा, मतलब मान लो कि 10 दिन 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो उस टाइम पे करना क्या है, हर एक सब्जेक्ट का, हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो पढ़ लो अच्छे तरीके से। तो न्यूमेरिकल्स को तब देखना नहीं है, न्यूमेरिकल्स अभी से स्टार्ट कर दो, 2-2.5 महीना है एग्ज़ाम का, ठीक है। अभी से स्टार्ट कर दो न्यूमेरिकल्स पूरा एकदम स्टार्टिंग से एंड तक। टोटल ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, 13 चैप्टर्स हैं, 13 से अगर 30 करके ही करते हो तुम लोग तो 390 अप्रोक्सीमेटली 400 ही न्यूमेरिकल्स होंगे, ज़्यादा नहीं है ये। ज़्यादा लग रहा है कि 400 न्यूमेरिकल सर कितना ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। 400 न्यूमेरिकल्स जस्ट मतलब कितना दिन लगेगा, 5-7 दिन में हो जाना चाहिए अगर देखे हुए हो, अब पहले से प्रैक्टिस है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आई होप कुछ डाउट नहीं है, अगर फिर भी कुछ सजेशन एंड कुछ टिप्स चाहिए होगा, कुछ अगर मतलब हेल्प चाहिए होगा न्यूमेरिकल्स या फिर कुछ रिगार्डिंग, तो कमेंट कर देना, आई विल श्योरली अपलोड ऑल दोज थिंग्स इन माय चैनल। ओके, थैंक यू।